मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या तुम परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे नु भाई, की हाल चाल जी? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया है सारी? ਬੱਚਾ कह रहा है बहुत वधिया सर, बहुत वधिया। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਆਪਾਂ भी एकदम वधिया जी, मस्त हाँ बिल्कुल, सब कुछ तंदुरुस्त चल रहा है जी। आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद है, आपकी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है? बच्चा कह रहा है सर सुबह शाम पढ़ाई चल रही है सर। कई बार तो लगता है क्या यही ज़िंदगी है? बस लास्ट के 40 से 50 दिन तो ये ज़िंदगी है, उसके बाद अगर इतने दिन में अगर आपने हार्ड वर्क कर लिया ना, फिर बहुत बढ़िया ज़िंदगी है। सही बता रहा हूँ सर, 50 दिन ना, मतलब जितने दिन बचे हैं उतने दिन इतना बढ़िया हार्ड वर्क कर लो ना कि वाकई बाद में जब एंजॉयमेंट करने का टाइम हो तो दिमाग में रिजल्ट ना चले। मतलब हम अपना रिजल्ट इस बार खुद लिख के आए पास, ये बात ध्यान देना, इतनी तैयारी करके जानी है हमें। मतलब ताकि जब हमारे एग्जाम हो जाए ना, हमें पता हो कि हम 100% पास हो जाएंगे, दिमाग में कोई टेंशन ना हो, सिर्फ रिजल्ट के बाद अगले ग्रुप की तैयारी करने की पाते हो, रिजल्ट से पहले आराम से फ्री माइंड से हम घूमें जी, और इसमें जिस ग्रुप की तैयारी करनी है वो ग्रुप की तैयारी करें। दिमाग में ना ये ना हो हाँ यार फेल हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो हर बच्चे ने इस तरह से तैयारी करनी है कि जब वो एग्जाम दे के इस बार बाहर आएगा, उसको कंफर्म पता होगा सर इस बार तो पास होके दिखाएंगे जी। ठीक है, चलो इधर सुनना ध्यान से। अच्छा, आज हमारे स्टूडेंट दरबार में जो हमें चैप्टर की रिवीजन करनी है, चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिडक्शन का जी। एक बार ना मैं इतना बता दूं, डिडक्शन की अगर किसी बच्चे ने डिटेल क्लास देखनी है जी, अगर कोई बच्चा चाहता है सर डिडक्शन मुझे समझ में नहीं आता, इसके ना क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने हैं, तो मैंने 3 क्लास अपने रेगुलर बैच की डिडक्शन की यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं। ठीक है जी, आप उसको सर्च करके लिख देना डिडक्शन क्लास बाय CA विवेक गाबा, 3 क्लास आपके सामने आ जाएंगी, वो तीनों क्लास आपकी डिटेल में देख सकते हो आप। अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर वो तो दिसंबर 20 की हैं। यस, वो दिसंबर 20 की हैं, बट उसके अंदर अमेंडमेंट इतनी ज़्यादा है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से वो देख के अगर अमेंडमेंट क्लास भी देखोगे तो भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम करेंगे रिवीजन, ये मत कहना कि सर डिटेल में यहाँ पे कर दो, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी 3 क्लास मैंने डाली हुई हैं। अगर हाँ आपने एक बार पढ़ा हुआ है, अगर रिवीजन आप सही ढंग से करोगे तुरंत आपका बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा जी। ठीक है, और वैसे आज हमारा डिडक्शन खत्म नहीं होगा सर, आज हमारा डिडक्शन खत्म नहीं होगा। डिडक्शन में हम 2 लेक्चर लगाएंगे। 2 लेक्चर क्यों लगाएंगे? मेजर सेक्शन आज हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, जो थोड़े बहुत बचे होंगे वो कल की क्लास में करेंगे, और कल ही हम डिडक्शन के MCQs भी कर देंगे जी। ठीक है, कल हम MCQs भी कर देंगे, और जो बच्चे को थोड़े बहुत सेक्शन होंगे उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी 8:30 बजे क्लास है ना, ध्यान रखना 8:30 बजे क्लास है, उसमें हमने करने हैं अदर सोर्स के 7 कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास के अंदर हमने कैपिटल गेन के किए थे, आज हमारे अदर सोर्स के हैं जी, तो कोई क्लास मिस मत करना, क्योंकि डिविडेंड की टैक्सेशन हो गया, गिफ्ट की टैक्सेशन हो गया, मतलब जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आज हम 8:30 बजे डिस्कस करेंगे जी। ठीक है, लो जी, आओ जी रिवीजन स्टार्ट करते हैं जी। अब एक बार यहाँ पे चेक करना सर, याद करो आपने क्लास में डिडक्शन का चैप्टर किया होगा, दैट इज डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम। आपको मैंने पहले भी कहा था डिडक्शन 2 कैटेगरी की होती है जी, एक तो होती है इंटरनल और दूसरी कौन सी होती है? एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर की इनकम निकालेंगे, उस इनकम को निकालते हुए जो हम माइनस करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल बोलेंगे। और जब मैं ग्रोस टोटल इनकम निकालूंगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, जब मैं ग्रोस टोटल इनकम निकालूंगा, उस ग्रोस टोटल इनकम में से जो माइनस करूंगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। वो हम जो करने जा रहे हैं वो एक्सटर्नल की बातें, इंटरनल ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं जी। एक बार मुझे फटाफट से बोल दो, याद करो सैलरी में सेक्शन 16 आपने किया था डिडक्शन का, वो किसका था? इंटरनल था। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 आपने किया था, वो किसका था? इंटरनल था। आपका PGP के अंदर 30 से लेकर 38 सारे सेक्शन किसके थे? इंटरनल। मतलब हर चैप्टर में कोई ना कोई सेक्शन जो आपने किया होगा वो इंटरनल होगा। अब एक बच्चा कहता है सर आपने क्लास में कहा था जब किसी पर्सन की ग्रोस टोटल इनकम निकल जाती है ना, उस ग्रोस टोटल इनकम में से भी हम कुछ डिडक्शंस माइनस करते हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? आज उसकी रिवीजन करने जा रहे हैं। सेक्शन 80C से लेकर 80U तक आपके काफी सारे बेनिफिट हैं। अब इस चैप्टर में ना समझने वाला थोड़ा कम है, याद करने वाला ज्यादा है, क्योंकि हर सेक्शन में ना लिमिट्स हैं, और अगर लिमिट्स आपको याद नहीं होंगी तो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करना आज की क्लास के एंड तक हम जितने सेक्शन करें उसकी लिमिट्स आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएं, ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बने वो लिमिट्स कम से कम हमें याद होनी चाहिए। बस ये बात ध्यान दो जी।
बट गवर्नमेंट ये बात कहती है जी, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें पहले वो समझ लो, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करना। मैं अगर ये बताऊँ जी बेसिक बातें क्या हैं। सबसे पहली बात गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ये डिडक्शन जो होगी आप हर इनकम में से माइनस करोगे कुछ इनकम को छोड़ के। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा जी, ये डिडक्शन आप हर इनकम में से माइनस करोगे कुछ इनकम को छोड़ के। अब ये डिडक्शन कौन कौन सी इनकम में से माइनस नहीं होगी? पहली इनकम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की होगी 112 में, उसमें से माइनस नहीं होगी। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए में टैक्सेबल होंगे उसमें से माइनस नहीं होगी। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने वाले होंगे उसमें से माइनस नहीं होगी। और जो कैजुअल इनकम होगी, बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी की इनकम होगी उसमें से माइनस नहीं होगी। इन इनकम को छोड़ के आपकी जो भी इनकम होगी उसमें से माइनस कर देंगे, बट जो ये आपकी स्पेशल इनकम होगी उसमें से डिडक्शन माइनस नहीं होगी। बस ये बात ध्यान दो। और एक बात और ध्यान देना, आप सब जानते हो अगर कोई पैसा ब्लैक मनी का पकड़ा जाता है, मतलब अगर कोई पैसा 2 नंबर का पकड़ा गया, तो जो पैसा 2 नंबर का पकड़ा जाएगा उसमें से भी हम डिडक्शन माइनस नहीं करते, ये बात ध्यान देना। मतलब जो भी आपकी नॉर्मल इनकम होगी, फॉर एग्जांपल सैलरी की इनकम हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस की इनकम हो गया, मतलब जो भी आपकी नॉर्मल इनकम होगी डिडक्शन नॉर्मली उसमें से माइनस होगी। ये वाली इनकम जो होगी इसमें से आपने डिडक्शन माइनस नहीं करनी, बस ये बात ध्यान दो। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, देखो यहाँ पे ये बात लिखी है कि डिडक्शन आपकी हर इनकम में से माइनस करेंगे, किसको छोड़ के? एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 इसको छोड़ के जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है इसको छोड़ के, जो कैजुअल इनकम होगी उसको छोड़ के, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने के होंगे इसको छोड़ के आप डिडक्शन माइनस नहीं करोगे। अब यहाँ पे ना देखो मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्या है जी, आपकी सैलरी की इनकम 1.5 लाख रुपए की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए की है, कैजुअल इनकम 1 लाख रुपए की है, डिडक्शन 80C की 1.5 लाख रुपए की है, डिडक्शन 80D की 20,000 रुपए की है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में से डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज नो, मैं क्रॉस कर देता हूं। क्या कैजुअल इनकम में से डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज नो, मैंने क्रॉस कर दिया। डिडक्शन मुझे किस इनकम में से मिलेगी? सैलरी की इनकम में से। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मेरी सैलरी की इनकम 1.5 लाख रुपए है, डिडक्शन मेरी 1,70,000 है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, जो बच्चे बातें कर रहे हैं बातें बिल्कुल बंद कर दो सर। मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी सैलरी की इनकम 1.5 लाख रुपए है, डिडक्शन मेरी 170 है, तो अपने आप बोल देना अगर डिडक्शन मेरी 170 है, सैलरी की इनकम 1.5 लाख रुपए है, तो मैक्सिमम डिडक्शन मुझे अलाउड कितनी होगी? 1.5 लाख तक ही अलाउड होगी। जो 20,000 रुपए की डिडक्शन होगी वो मुझे अलाउड नहीं होगी, वो मेरी वेस्ट होगी। ये मत कहना सर वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगी, आंसर इज नो। डिडक्शन अलाउड होगी तो सेम ईयर में होगी। अगर कोई बैलेंस बच जाती है तो ऑलवेज ये बात ध्यान दो, डिडक्शन कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, बस ये बात ध्यान दो। जैसे आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ऐसा डिडक्शन का ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर यूज होगी तो इसी साल में होगी, जो कुछ बैलेंस बचेगा अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो यहीं पे खत्म हो जाएगा जी। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, डिडक्शन अलाउड होगी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, नो डिडक्शन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम। तो आपकी इनकम जो आएगी वो इनकम कितनी आएगी? 2 लाख रुपए की इनकम निकल के आएगी। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 1 लाख रुपए, कैजुअल इनकम 1 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए की आपकी इनकम निकल के आ रही है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन गया तो बस ये बात ध्यान देना कि डिडक्शन आपको हर इनकम में से माइनस करनी है, बट जो आपकी स्पेशल इनकम होगी उसमें से माइनस मत करना, बस ये बात ध्यान दो जी। अब ये सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना अब यहाँ से हमारे मेन अब सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जी। अब सबसे पहला जो हमें डिडक्शन का सेक्शन करना है दैट इज सेक्शन नंबर 80C जो है, ये 80C आपके सामने है। देखो जी, सबसे बड़ा सेक्शन है, एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन 80C के बनते हैं, तो मेरी फैमिली का हर बच्चा इसको ध्यान से रिवाइज करेगा जी। याद करो, अगर मैं डिडक्शन की बात करूंगा, सबसे पहली बात 80C जो है एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? इंडिविजुअल और HF के ऊपर होगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, सबको मिलेगा जी। मतलब पहली बात तो ये समझो कि 80C कंपनी वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है, फर्म वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअल होगा, HF होगा, चाहे वो रेजिडेंट होगा चाहे वो नॉन रेजिडेंट होगा, हर पर्सन को मिलेगा, ये बात ध्यान देना। अच्छा, अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि अगर किसी इंडिविजुअल HF ने 80C में जो इन्वेस्टमेंट दी हैं, अगर उनमें से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की होगी ना, हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट माइनस कर देंगे। मैं दोबारा बोलूंगा जी, 80C में काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, 80C में काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक कि अगर किसी इंडिविजुअल HF ने इस लिस्ट में से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की होगी तो हम 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन माइनस कर देंगे। अब वो लिस्ट में कौन कौन से नाम है एक बार चेक करो। पहला, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया, इन्वेस्टमेंट की आपने NSC के अंदर, NSC क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, मिस्टर ए ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो क्या होगा? डिडक्शन मिलेगी 80C में 50,000 रुपए की। अगर इन्वेस्टमेंट की होगी 2 लाख रुपए की, तो लिमिट कितनी होगी? 1.5 लाख रुपए की, उससे ऊपर मिलेगी नहीं। और ये 1.5 लाख रुपए की हर इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट में लिमिट नहीं है, जितनी इन्वेस्टमेंट 80C में दी हुई है सबको मिला के 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, बस ये बात ध्यान देना। तो एग्जाम में कई बार पता क्या होता है, एग्जाम में वो कंफ्यूज कैसे करेंगे, 80C के काफी सारे पॉइंट दे देंगे और हर पॉइंट 1.5 लाख से कम होगा, तो मेरी फैमिली का हर बच्चा ये बात ध्यान देगा कि 1.5 लाख रुपए की लिमिट आपकी कंबाइन होने के बाद है, इंडिविजुअल लिमिट नहीं है। ठीक है मेरे तोरी कलर के बच्चे, समझ में आ गया? मेरा कद्दू, मेरा तोरी, मेरा शिमला मिर्च सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो पहला केस क्या निकल के आ गया, इन्वेस्टमेंट करनी है अगर एनएससी में, डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी। अगला फिर गवर्नमेंट करे पीपीएफ, अगर आपने पीपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, सर याद करो आपको मैंने सैलरी के चैप्टर के अंदर भी कहा था कि पीपीएफ में जब भी कंट्रीब्यूट करेंगे उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे डिडक्शन में। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर पीपीएफ में आपने खुद कंट्रीब्यूट किया, अपनी वाइफ के लिए कंट्रीब्यूट किया, अपने बच्चे के नाम से किया, तो डिडक्शन आपको मिल जाएगी, ये बात ध्यान दो। अगर पेरेंट्स के लिए क्या होगा, डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। ग्रैंड पेरेंट्स के लिए क्या होगा, डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। आपको पीपीएफ की डिडक्शन तब मिलेगी अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया अपने नाम से, अपनी वाइफ के नाम से या अपने बच्चों के नाम से। डिडक्शन कितनी मिलेगी, 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी। आप सब जानते हो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं कि पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि 1.5 लाख रुपए की लिमिट आपकी निकल के आती है। अगला गवर्नमेंट कह रहे कि अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया आरपीएफ में, याद करो जी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो सैलरी के चैप्टर में आरपीएफ वाले केस में क्या लिखा था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल बट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। देखो आपके सामने आ चुका है, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है जी। अगर एम्प्लॉय ने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया होगा तो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट क्लेम कर लेगा। अगला फिर क्या लिखा हुआ ऑलरेडी, एसपीएफ, अगर एम्प्लॉय ने एसपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया होगा तो भी वो क्या क्लेम करेगा, 1.5 लाख तक का बेनिफिट क्लेम करेगा। बट सबको मिला के 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, अलग अलग केस में 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। अगर किसी पर्सन ने एफडी करा रखी है 5 साल या उससे ज्यादा की, डिडक्शन वो क्लेम कर लेगा 1.5 लाख रुपए तक। अगर वो हाउसिंग लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 80C और 24B इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मेरे बच्चे 24B जो आपने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में किया था वो ये था कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया, उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करोगे उस केस में 24B मिलेगा। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, सर 24B एक बात कहता है, 24B में भाई ये बात लिखी हुई है कि अगर किसी पर्सन ने हाउसिंग लोन लिया, उस हाउसिंग लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उस केस में 24B मिलेगा। उस हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करोगे उस केस में 80C मिलेगा, बस ये बात ध्यान देना। तो हाउसिंग लोन जो है उस लोन की रीपेमेंट करने पर 80C की बातें होती हैं, उस हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट है उसकी पेमेंट करने पर 24B की बातें होंगी, बस ये बात ध्यान दो। अच्छा एक बात और ध्यान देना जी, जब आपने घर परचेज किया होगा या घर की आपने कंस्ट्रक्शन की होगी तो जो भी आपने स्टैंप ड्यूटी पे की होगी या जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे की होगी उसको भी तुम 80C में डिडक्शन में लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी है या रजिस्ट्रेशन फीस है उसको 80C में डिडक्शन मिल जाएगी, ये बात ध्यान देना। अच्छा फिर सबसे मेन पॉइंट क्या निकल के आ गया, एलआईसी। आप सब जानते हो सर अब तो घर घर में एलआईसी की बातें हो रही है, अब तो घर घर में एलआईसी की बातें हो रही हैं। अब अगर आप अपने पापा से पूछना आपके फादर की अगर एलआईसी है, आपके फादर की अगर एलआईसी होगी तो आपके फादर एलआईसी का ना प्रीमियम पे करते होंगे। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जो भी लोगों की एलआईसी है वो जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो डिडक्शन क्लेम करेंगे, बट कितनी क्लेम करेंगे वो डिपेंड करता है उन्होंने पॉलिसी ली कब थी। अगर आपके फादर ने पॉलिसी ली थी 1/4/12 से पहले जी, अगर आपके फादर की पॉलिसी 1/4/12 से पहले की है तो आपके फादर का जितना सम एश्योर्ड है उसका मैक्सिमम 20% की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, मतलब प्रीमियम पेड और सम एश्योर्ड का 20% विच एवर इज लेस। बट अगर आपके फादर ने पॉलिसी करवाई है 1/4/12 या उसके बाद और 31 मार्च 13 के बीच में, तो फिर वो 20% की लिमिट हो जाएगी 10%, मतलब 20% की लिमिट हो जाएगी 10%, और जो हैंडीकैप होगा उस केस में लिमिट क्या हो जाएगी जी 15% हो जाएगी। और अगर ध्यान सुना जी, अगर 1/4/13 से लेके टिल डेट तक है, मतलब 1/4/13 से लेके टिल डेट तक आपके फादर ने जो भी पॉलिसी करवाई होगी उस केस में आपकी 10%, सॉरी एक बार दोबारा बोलूंगा जी, 1/4/12 से लेकर 31 मार्च 13 के बीच में हर केस में 10% था, चाहे वो हैंडीकैप ही क्यों ना हो। मैंने थोड़ा सा पहले गलत बोल दिया था, मैंने क्या बोला था कि 10% नॉर्मल केस में, 15% हैंडीकैप केस में, ऐसा नहीं था। 1/4/12 से लेकर 31 मार्च 13 के बीच में, मतलब जो 15% हैंडीकैप वाला केस है ना वो 1/4/13 के बाद आया था। मतलब 1/4/12 से लेकर 31 मार्च 13 के बीच में कोई भी पर्सन की अगर पॉलिसी होगी, चाहे वो हैंडीकैप हो चाहे वो नॉन हैंडीकैप हो, दोनों ही केस में लिमिट आपकी 10% की एप्लीकेबल थी। बट अगर पॉलिसी 1/4/13 या उसके बाद है और टिल डेट तक है,
और पॉलिसी अगर टिल डेट तक है तो जो भी समय छोड़ होगा उसका 10% होगा, और अगर वो हैंडीकैप होगा उस केस में क्या होगा, 15% होगा। ये लिमिट आपकी एप्लीकेबल होगी। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 3। अब ये समरी बुक तो आपके पास है ही है सर, ये समरी बुक आपके पास है, आप समरी बुक से पढ़ सकते हो। नहीं पता ये समरी बुक कहाँ है तो नालायक को टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें ये वही समरी बुक मिल जाएगी, स्कैनर मिल जाएगा। और आपको जीएसटी की अगर समरी बुक चाहिए तो उसके लिए फिर आपको वीडी स्टडी हब की एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे डाउनलोड लिंक होगा, उसको टाइप करके उसको आप डाउनलोड कर सकते हो जी। ठीक है नी। अब बच्चे कह रहे हैं सर तो क्या हमें डिडक्शन के ये सारे पॉइंट याद करने पड़ेंगे? सर इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं आपको लॉजिक ये समझा सकता हूं कि गवर्नमेंट डिडक्शन क्यों लेकर आई, बट अगर आप कहो याद करवा दूं तो मैं बार बार रिवीजन करवा सकता हूं। अब याद तो आपको खुद करने पड़ेंगे सर, क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगे ना तो एग्जाम में फ्री के नंबर जाएंगे जी। और ऐसा सिंगल अटेम्प्ट भी नहीं गया, आप भी जानते हो, जिसमें से डिडक्शन में से क्वेश्चन ना बनाओ जी। तो डिडक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सेक्शन काफी सारे हैं, लिमिट्स काफी सारी हैं, बच्चे को याद नहीं होती बस। तो एक्चुअल में ना डिडक्शन की रिवीजन अगर मैं ना भी कराऊं तो भी काम चलेगा, क्योंकि याद आपने करना है। बट फिर भी मैं 2 क्लास क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे साथ साथ करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगी। अगर मेरे साथ साथ करोगे जल्दी याद हो जाएंगे, इसलिए हर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर बच्चा क्लास में बैठे बैठे पार्टिसिपेट करे। अब मुझे फटाफट से बोलो, अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट कर लिए। पहला पॉइंट हमने क्या किया, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, एनएससी में। दूसरा क्या किया जी, पीपीएफ में। तीसरा क्या किया, आरपीएफ में। चौथा क्या किया, एसपीएफ में। पांचवा क्या किया, एफडी 5 साल है उससे ऊपर। छठा हो गया हाउसिंग लोन की रीपेमेंट। सातवां क्या हो गया, एलआईसी कराओ। एलआईसी अगर 1/4/12 से पहले की है तो सम एश्योर्ड का 20%, 1/4/12 है उसके बाद के 31 मार्च 13 से पहले की है, सम एश्योर्ड का 10% इन ऑल केसेस। और 1/4/13 है उसके बाद क्या, और टिल डेट तक है, हर केस में 10% होगा। बट हैंडीकैप वाले केस में कितना हो जाएगा, 15%। और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट तो है, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने ट्यूशन फीस पे की है मैक्सिमम 2 बच्चे की, और एजुकेशन अगर इंडिया में है। बट पहली बात ये ध्यान देना, नहीं ट्यूशन फीस का मतलब ये नहीं है कि जो आपके फादर ने मेरी कोचिंग की फीस पे की होगी ना वो ट्यूशन फीस में कवर नहीं होगा। ट्यूशन फीस का मतलब है कि जो आपके फादर स्कूल की फीस पे कर रहे हैं, जो रेगुलर कॉलेज की फीस पे कर रहे हैं, वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी ट्यूशन फीस जो होगी वो 80C में कवर नहीं होगी, बस ये बात ध्यान दो। और मैक्सिमम 2 बच्चे अलाउड होंगे, और वो भी तब अगर एजुकेशन इंडिया में है। अगर एजुकेशन इंडिया से बाहर होगा तो 80C आपको अलाउड नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। उसके बाद एक और सुपर एनुएशन फंड, अगर सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो भी क्या मिलेगा, 80C आपको मिलेगा। अगर आपने नाबार्ड के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की है, आप सब जानते हो नाबार्ड क्या होता है सर, नाबार्ड होता है एग्रीकल्चर, होती है ना एग्रीकल्चर, उनका जो बैंक होता है, एग्रीकल्चर वालों का जो बैंक होता है उसको नाबार्ड बोलते हैं। अगर आपने उसके बॉन्ड्स परचेज किए, अगर आपने बॉन्ड्स परचेज किए हैं, उस केस में जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो 80C की मिलेगी। उसके बाद जी आपने 5 ईयर पोस्ट ऑफिस स्कीम, अगर आपने 5 ईयर पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप 80C क्लेम कर सकते हो। आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, आप 80C क्लेम कर सकते हो। आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम, वेलफेयर फॉर गर्ल चाइल्ड, अब ये सुकन्या समृद्धि स्कीम है वेलफेयर फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए, अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होगी, यहाँ कंट्रीब्यूशन किया होगा तो आप 80C क्लेम कर सकते हो। ये एक नया पॉइंट अभी ऐड हुआ था, बाय एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए कंट्रीब्यूशन टू ए स्पेसिफिक अकाउंट ऑफ पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD फॉर ए फिक्स पीरियड 3 ईयर और मोर। मतलब अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, फिक्स है 3 साल है उससे ऊपर के लिए, तो भी आप 80C क्लेम कर सकते हो। और कुछ नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट इशू करती है उसमें अगर 80C लेके आते हो तो वहां पर भी आप 80C क्लेम कर सकते हो। बस 80C के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो आपके सामने इस समरी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। मुझे फटाफट से बोल दो जी एक बार दोबारा से, हर बच्चा मेरे सामने जो बैठा है ये विष्णु भगवान के अवतार जी, कई बच्चे विष्णु भगवान के अवतार है, मैंने पहले भी कहा था सीधो के बैठो, बिल्कुल सीधो के बैठो नालायक, मतलब ऐसे टेढ़े के बैठे थे पता नहीं आराम चल रहा है यहाँ पे उनका। इधर देखो ध्यान से, मुझे फटाफट से रिवीजन कराओ जी। सबसे पहला पॉइंट क्या निकल कर रहा है, जल्दी बोलो, पहला पॉइंट क्या निकल कर रहा है? पहला आपने कंट्रीब्यूशन कहाँ पे किया, एनएससी। ये रिवीजन सर आपको करवानी चाहिए। आप तो ये कहो सर अब आप चुप हो जाओ, हम फटाफट से चैट बॉक्स में लिखते हैं, लिखो चैट बॉक्स के अंदर। सबसे पहला कहाँ पे लिखा जी, एनएससी के अंदर। दूसरा आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की होगी, पीपीएफ में। तीसरा आपने की होगी आरपीएफ में, फिर आपने की होगी एसपीएफ में, और फिर आपने की होगी हाउसिंग लोन की रिपेमेंट में।
ठीक है, फिर आपने की होगी एफडी 5 ईयर और मोर, और फिर आपने क्या हो गया एलआईसी प्रीमियम। उसमें 3 केस हैं। अगर आपने एलआईसी कराई 1/4/12 से पहले तो सम एश्योर्ड का 20%, 1/4/12 है उसके बाद 31 मार्च 13 से पहले सम एश्योर्ड का 10% जी, और अगर 1/4/13 है उसके बाद अभी टिल डेट तक होगी तो हर केस में 10% है। हैंडीकैप वाले केस में 15%। अब कोई बच्चा ये ना कहे कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दो साथ साथ, इसके जब हम एमसीक्यूज करेंगे कल की क्लास में उसमें कई सारे क्वेश्चन होंगे, उसको हम वहीं पे कर लेंगे। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर डिटेल में करनी है क्लास तो 3 लेक्चर अप्रोक्सीमेट 2-2 घंटे के यूट्यूब के ऊपर डले हुए हैं, उसको डिटेल में कर सकते हो। वहां पे मैंने काफी सारे क्वेश्चन भी कराए हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे ने डिडक्शन आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है उसके लिए इस क्लास का फायदा नहीं है सर, बट जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए फायदा जरूर है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप सबने पढ़ा हुआ है, नहीं तो सर्च कर लेना यूट्यूब पे, तीनों क्लास आपको मिल जाएंगी, उसको आप देख सकते हो जी, ठीक है। अब एलआईसी वाले केस में क्या हो गया जी, 20% हो गया, 10 हो गया, फिर लास्ट वाले केस में 10, और हैंडीकैप वाले केस में कितना हो गया 15 हो गया। फिर अगला केस मैंने बोला कि अगर आपने ट्यूशन फीस पे की है, मैक्सिमम 2 बच्चे अगर एजुकेशन इंडिया में है तो डिडक्शन क्लेम कर लोगे 80C की। अगर आपने सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट किया है तो भी आप क्लेम करोगे 80C क्लेम करोगे। अगर आपने नाबार्ड के बॉन्ड्स परचेज किए हैं तो भी आप क्या क्लेम करोगे 80C क्लेम करोगे। अगर आपने पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर पैसा जमा कराया है तो भी आप क्या क्लेम करोगे, डिडक्शन क्लेम करोगे। अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा जमा कराया है तो भी आप क्या क्लेम करोगे 80C क्लेम करोगे। अगर सुकन्या समृद्धि स्कीम वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड अगर आपने यहां कंट्रीब्यूशन किया है तो भी आप क्या क्लेम करोगे 80C क्लेम करोगे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम जो 3 साल या उससे ऊपर के लिए फिक्स है, अगर आपने वहां कंट्रीब्यूशन किया है तो भी आप क्या क्लेम करोगे 80C क्लेम करोगे। अब जहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे इन सबको मिलाकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी, इससे ऊपर की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर एग्जाम में पहली बात तो इनमें से अगर कोई नाम बन जाए तो आप लिख के आओगे 80C। और अगर एग्जाम में बिल्कुल ही गिरा हुआ क्वेश्चन दे दें जो कई बार आ चुका है, अगर एग्जाम में बिल्कुल ही गिरा हुआ क्वेश्चन दे दें जो कई बार आ चुका है कि 80C की लिमिट कितनी है, तो ऑलवेज ये बात ध्यान देना मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। सर अगर आपने मेरे वर्ड को सुना हो, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि 1.5 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा। मैंने क्या बोला कि मैक्सिमम लिमिट जो होगी ना वो 1.5 लाख रुपए तक की होगी। अगर इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख रुपए की है तो बेनिफिट 1 लाख का मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट 1,20,000 रुपए की है बेनिफिट 1,20 का मिलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की है बेनिफिट आपको 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। बस ये बात ध्यान दो। तो 1.5 लाख रुपए की लिमिट जो है वो मैक्सिमम लिमिट है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट 80C का निकल के आ रहा है। ओके रिपोर्ट है जी, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। अब ये पॉइंट तो हमारा 80C में निकल के आ गए। 80C में लिमिट हमारी क्या क्या है, अभी दोबारा वापस आऊंगा 80C के ऊपर। अब 80C के बाद ना अगला पॉइंट निकल के आ रहा है 80CCC। अब ये जो 80CCC है ये सेक्शन जो है ये ओनली इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है। अब ये सेक्शन ये बात कहता है कंट्रीब्यूशन इन द पेंशन फंड स्कीम ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस कंपनी। मतलब अगर LIC की, सर ऑलवेज ये बात ध्यान देना कि जो LIC है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस नहीं करता, उसके पेंशन फंड भी आते हैं। अगर आप में से किसी के फादर अगर LIC में काम करते हो या आपको LIC के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो तो LIC की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम तो आती है, उनकी पेंशन स्कीम भी आती है। तो अगर किसी पर्सन ने LIC की, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी पर्सन ने LIC की पेंशन स्कीम के अंदर पैसा कंट्रीब्यूशन किया होगा, पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो 1.5 लाख रुपए तक की वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है 80CCC के अंदर। बस ये बात ध्यान दो। तो 80CCC ये बात कहना चाह रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है उसने कंट्रीब्यूशन किया पेंशन फंड स्कीम ऑफ LIC, मतलब जो LIC की पेंशन फंड स्कीम है अगर उसमें कंट्रीब्यूशन किया होगा तो 1.5 लाख रुपए तक की बेनिफिट क्लेम कर लोगे 80CCC के अंदर। बस ये बात ध्यान देना। एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा क्या हुआ, कहता सर आपने क्लास में ना हमें कहा था कि एक न्यू पेंशन स्कीम होती है, और अगर न्यू पेंशन स्कीम होती है या अटल पेंशन स्कीम होती है, अगर आप वहां कंट्रीब्यूट करते हो तो आपने तो कहा था कि वहां पे 1.5 लाख की लिमिट नहीं होती, वहां तो परसेंटेज होती है 20% की। मैं कहा यस मैंने कहा था, बट जो आप जिस स्कीम की आप बात कर रहे हो, जिस न्यू पेंशन स्कीम की बात कर रहे हो वो 80CCC में कवर नहीं है, वो 80CCD में कवर है। मेरे बच्चे आपकी पेंशन स्कीम 2 होती हैं, एक तो LIC वाली, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया LIC की पेंशन स्कीम है तो 80CCC एप्लीकेबल करोगे। अगर वो पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, वो NPS की बात कर रहा है, वो अटल पेंशन स्कीम की बात कर रहा है, वो गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम की बात कर रहा है, उस केस में फिर 80CCD1 एप्लीकेबल होगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो पेंशन स्कीम किसकी बात कर रहा है। अगर वो एल आई सी की बातें करेगा तो 80 ट्रिपल सी की बातें होंगी। अगर वो एनपीएस की बातें करेगा तो 80 सीसीडी की बातें होंगी। ये बात ध्यान देना जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 80 सीसीडी 1 इंडिविजुअल जी, contribution in national pension scheme, contribution in national pension scheme of central government, न्यू पेंशन स्कीम हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। बट अब ध्यान सुनना जी, अब ये 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम जो है ये हर पर्सन के लिए नहीं है। देखो मैंने साइड में एक डायग्राम बनाया हुआ है जी, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना। इस डायग्राम को, ये डायग्राम ये बात कहना चाहता है कि अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप सैलरी क्लास पर्सन हो, फिर जितना भी आपने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया होगा वो कंट्रीब्यूशन और आपकी सैलरी का 10% विच एवर इज लेस, उतना बेनिफिट क्लेम करोगे 80 सीसीडी 1 के अंदर। और अगर आप सैलरी क्लास पर्सन नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस क्लास पर्सन हो, अब अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैंने कंट्रीब्यूट किया एनपीएस के अंदर, अब सोच के बताना चाहिए, मैं कोचिंग की सर्विस देता हूं, क्या मैं किसी का एम्प्लॉय हूं? आंसर इज नो, मेरे खुद का सेंटर है भाई। वीजी स्टडी हब जो है मेरे खुद का सेंटर है ना, मेरे खुद की एकेडमी है। अब मैं यहाँ तो एम्प्लॉय तो हूँ नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हूँ, अगर मैंने एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया तो उस केस में 10% की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर मेरी जितनी ग्रोस टोटल इनकम होगी उसका 20% तक मैं डिडक्शन क्लेम कर लूंगा 80 सीसीडी 1 के अंदर। तो देखो गवर्नमेंट कहना क्या चाहिए कि अगर आप अदर हो तो मेरा कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ जीटीआई विच एवर इज लेस, उतना बेनिफिट क्लेम कर लूंगा 80 सीसीडी 1 के अंदर। अच्छा, अब यहां पे ना कई बच्चा गलती करके आता है जी, कई बच्चा गलती करके आता है। अब वो ये बात कहता है कि सर जो ये ग्रोस टोटल इनकम का 20% निकालना है तो क्या वो हर केस में निकालना है? पहली बात तो नहीं, पहली बात तो नहीं। हर बच्चा चैट बॉक्स में लिखेगा जी, हर मेरी फैमिली का हर बच्चा चैट बॉक्स में लिख के जाएगा, इतना बोल दो, क्या 20% की लिमिट हर केस में होगी? आंसर इज नो। अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, फिर जितना भी आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया, या तो वो या आपकी सैलरी का 10% विच एवर इज लेस, उतना बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो। बट अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो जो भी आपकी ग्रोस टोटल इनकम होगी उसका 20% तक आप 80 सीसीडी 1 क्लेम कर सकते हो। अब सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, अब देखने से क्या लग रहा है कि 80 सी में 1.5 लाख रुपए की हमारी लिमिट निकल के आ गई अलग, ये 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। 80 ट्रिपल सी अगर एलआईसी की पेंशन स्कीम होगी उसमें 1.5 लाख रुपए की लिमिट अलग अलग निकल के आ गई। और 80 सीसीडी 1 में आपकी लिमिट एक और निकल के आ गई, जितनी आपकी जीटीए होगी उसका 20% तक लिमिट निकल के आ गई। अब गवर्नमेंट कहती है विवेक इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे इधर आ, तूने क्या हमें पागल समझ रखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने समझ तो नहीं रखा, मैं तो आप तो हो बल्कि। कह रहे आप तो हो क्या मतलब है नालायक? मैं कहा आप कह रहे हो ना कि मेरे को पागल समझ रखा है, तो आप पागल नहीं हो। कह रहे क्यों पागल क्यों हूं? मैं कहा देखो पागल ही तो हो कि मैं क्या करूंगा, मैं 3 जगह इन्वेस्टमेंट करूंगा कि 80 सी वाली जगह इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा, 80 ट्रिपल सी की जगह इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा और यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं 1.5 लाख रुपए की लिमिट काउंट करूंगा तो 4.5 लाख रुपए का बेनिफिट क्लेम कर लूंगा और आप तो पागल बन ही गए। कह रहे तू जो हमें पागल समझ रहे है ना, हम उतने पागल है नहीं है। कह रहे तूने अभी तक 80 सीसीडी 1 पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा टाइम लगा के 80 सीसीई भी पढ़ ले। मैं कहा उसमें ऐसा क्या लिख दिया अब आपने? कह रहे हमने उसमें लिख दिया है कि 80 सी प्लस में 80 ट्रिपल सी प्लस में 80 सीसीडी 1, इन तीनों को मिलाकर जो डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक मिलेगी, उससे ऊपर मिल ही नहीं सकती। मैंने कहा है, मतलब कहना क्या चाह रहे हो कि मतलब मैं तीनों सेक्शन में इन्वेस्टमेंट भी अगर करूंगा तो भी 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट क्लेम करूंगा? गवर्नमेंट करी यस। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है 80 सीसीई आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन गया, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन गया 80 सीसीई का। बस ये बात ध्यान देना कि 80 सी प्लस में 80 ट्रिपल सी प्लस में 80 सीसीडी 1, इन तीनों को मिलाकर जो हमारी लिमिट एप्लीकेबल होगी ना वो 1.5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। ये बात मैं नहीं कह रहा, देखो आगे देखो जी, 80 सी प्लस में 80 ट्रिपल सी प्लस में 80 सीसीडी 1, इन तीनों को मिला के जो हमारी लिमिट एप्लीकेबल है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, इससे ऊपर का बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब मुझे फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में लिख देना जी, जल्दी 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 लिखो जी लिमिट। एक तो देखो ये मेरा तोरी कलर का बच्चा, मेरा बच्चे आगे आजा आजा आओ जी। एक 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 तोरी होती है, एक पेठा भी तो होता है, पेठे कलर का बच्चा भी तो होता है। कौन पेठे कलर का बच्चा बनना चाहता है? ये देखो बच्चा कह रहा है सर मैं बनना चाहता हूँ। ऐसे नालायक बच्चे हैं, सब्जियों के नाम से खुश होते हैं।
ऐसे लायक बच्चा कहता है सर हमारे नाम सब्जियों के रख दिया आपने, वो ऐसे फिर मैं आपको फिर टमाटर कलर का बच्चा भी कहूंगा, देखो गाजर कलर का बच्चा बैठा है, देखो जी ये नींबू कलर का बच्चा बैठा है, ये हरी मिर्च कलर का बच्चा बैठा है, मैं ऐसे ऐसे आपको नाम बुलाऊं, आपको बुरा तो नहीं लगता? अच्छा अच्छा लगता है, ओ माय गॉड। इधर देखो ध्यान से नालायकों, एक बार फटाफट से बताओ जी, अभी तक जो हमने प्रोविजन किए उसकी लिमिट मुझे फटाफट से बोल दो जी। एक बार एटीसी, एटीसी की लिमिट कितनी है? 1.5 लाख रुपए। 80 ट्रिपल सी की लिमिट कितनी है? 1.5 लाख रुपए। 80 सीसीडी 1 की लिमिट कितनी है? वो डिपेंड करता है कि आप सैलरी क्लास पर्सन हो या सैलरी क्लास पर्सन नहीं हो। अगर आप सैलरी क्लास पर्सन हो तो जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा वो और आपकी सैलरी का 20% विच एवर इज लेस, और अगर सैलरी क्लास पर्सन नहीं हो तो जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया होगा वो और जो ग्रोस टोटल इनकम होगी उसका 20% विच एवर इज लेस, और इन तीनों को मिलाकर 80 सीसीई कहता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट क्लेम कर पाओगे। ये 80 सीसीई के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये 80 सीसीई कंप्लीट करने के बाद ना एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है जहां पे बच्चा काफी बार गलती करके आता है, वो है 80 सीसीडी 1B। अब ये 80 सीसीडी 1B क्या है? ये कहते हैं अगर कोई इंडिविजुअल एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करेगा तो उसको एडिशनल 50,000 की हम डिडक्शन दे देंगे। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, 80 सीसीडी 1B ये बात कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करेगा तो उसको एडिशनल 50,000 की हम डिडक्शन दे देंगे। 80 सीसीडी 1B ये बात कहना चाहता है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि 80 सीसीडी 1B जो 50,000 रुपए की लिमिट है ना, वो 1.5 लाख की लिमिट में इंक्लूड नहीं है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, 80C, ट्रिपल सी और सीसीडी 1 इन तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए है, और 50,000 रुपए जो एनपीएस की लिमिट है वो अलग से 1B के अंदर है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर बट ये ना हमें ना क्लास में भी समझ में नहीं आया था और अब भी समझ में नहीं आया, और कई बार ना एग्जाम में इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। टेंशन मत लो, जब मैं इसके एमसीक्यूज कराऊंगा तो मैं 1B वाला क्वेश्चन पक्का डालूंगा। बट एक छोटा सा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल एक बार क्वेश्चन देखना जी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, असेसी ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया 1.5 लाख रुपए का। असेसी ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया 1.5 लाख रुपए का, और ग्रोस टोटल इनकम जो है उसकी 6 लाख रुपए है। मान लो ये पर्सन सैलरी क्लास पर्सन नहीं है जी। अगर ये सैलरी क्लास पर्सन नहीं है तो जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया वो और सैलरी का ग्रोस टोटल इनकम का 20% विच एवर इज लेस, उतना बेनिफिट क्लेम कर लेंगे 1 के अंदर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर असेसी ने एनपीएस में 1.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन किया और अगर मैं ग्रोस टोटल इनकम का 20% निकालूंगा, मतलब 6 लाख का 20 कितना हो गया? 1,20,000 रुपए निकालूंगा, तो क्या वो 80 सीसीडी 1 में 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट क्लेम कर पाएगा या 1,20,000 रुपए क्लेम कर पाएगा? 1,20,000 रुपए क्लेम कर पाएगा। तो अगर आप जैसा बच्चा होता तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्लाइंट को पता क्या कंसल्ट करता? वो कंसल्ट करता जी 80 सीसीडी 1 में 1,20,000 रुपए क्लेम कर लो, और 1B में जो बैलेंस 30,000 बचेंगे आप 30,000 रुपए क्लेम कर लो, वो ये कंसल्ट करता। अब सामने प्रखर और अभिनव बैठे हैं, आपस में गुस्सा हो गए, कह रहे भाई हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, हमारे पास अगर क्लाइंट आता तो क्या हम ये कंसल्ट कर पाते? दोनों कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं कर पाते, हमें समझ नहीं आ रहा यहाँ पे किया क्या। देखो पूजा, सामने पूजा है, मुस्कान है, स्वीटी है, क्या नाम है, अमृता है, साक्षी है, कई नालायक बच्चे बैठे हैं, कह रहे भाई समझ ही नहीं आ रहा ये किया क्या है, हम कंसल्ट क्या करते हैं। मेरे बच्चे मैंने किया क्या? एक बात मुझे बताओ, अभी आपने 80 सीसीडी 1 पढ़ा ना, तो 1 में क्या लिखा है कि जो आप एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करोगे वहां 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, 80 सीसीडी 1 में 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। आपने देखा होगा समरी बुक में मैंने 1.5 लाख रुपए की लिमिट रखी हुई है, मैंने यहां से हटा दी है। मैंने वो लिमिट पता क्यों रखी थी? क्योंकि तीनों सेक्शन को मिलाकर 1.5 लाख रुपए की है। तो कई बार बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए कि वो लिमिट इस सेक्शन की है, इसलिए चेक करो मैंने यहां पे रिमूव कर दिया, आप भी वहां से रिमूव कर देना। 80 सीसीडी 1 में कोई 1.5 लाख रुपए का अमाउंट नहीं है, वहां तो बस ये लिखा है सैलरी क्लास वालों के लिए 10% है, अदर देन सैलरी वालों के लिए 20% है, इतनी लिमिट एप्लीकेबल होगी। अब वो मे बी 1.5 लाख से कम भी हो सकती है, 1.5 लाख से ऊपर भी हो सकती है, बट हाँ तीनों सेक्शन को मिला के 1.5 लाख से ऊपर नहीं होगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना चाहिए। अब ग्रोस टोटल इनकम अगर यहां पे 6 लाख रुपए है, अब ग्रोस टोटल इनकम अगर 6 लाख रुपए है, उसका 20% निकालूंगा तो 1,20,000 रुपए आ गया। अब कंट्रीब्यूशन किया 1.5 लाख रुपए, लिमिट आ रही है 1,20,000 रुपए, तो अलाउड कितना होगा? 1,20,000 रुपए। तो आप क्या बोलोगे? 1,20,000 रुपए 80 सीडी 1 में और 30,000 रुपए 1B में क्लेम कर लो, तो पूरा 1.5 लाख रुपए क्लेम कर लो। बट अगर मैं सीए हूं
और ये क्लाइंट मेरे पास आता, सर अगर मैं सीए हूं, ये सेम क्लाइंट मेरे पास आता ना, मैं उसे ये कंसल्ट ना करता जो आपने कंसल्ट किया। बच्चा कह रहा है सर फिर आप क्या कंसल्ट करते, मैं उसे कंसल्ट करता इस 1.5 लाख में से पहले तो 50 के 50,000 पे 1B में क्लेम कर ले, क्योंकि 1B की लिमिट 50,000 है ना, पहले तो उसको यूज कर ले, पहले उसको यूज कर ले, और फिर तेरी लिमिट कितनी है 1,20,000, तेरे पास बचे कितने 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए 1 में क्लेम कर ले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, अगर इस पर्सन ने मान लो इसके साथ 80C में भी इन्वेस्टमेंट की होती, अगर 80C में भी की होती या 80CCC में भी की होती, अगर मैं आप वाला तरीका यूज करता, वो 80C में 30,000 रुपए तक का बेनिफिट क्लेम कर पाता। क्यों? क्योंकि 121 में आ गया, 30,000 रुपए यहाँ 1.5 लाख रुपए पूरा हो गया, 80CCE ने कितना का है 1.5 लाख ही तो का है। बट अगर वही मेरा क्लाइंट 50,000 रुपए 80CCD1 की लिमिट पूरी यूज कर लेता, फिर 1,00,000 रुपए 80CCD1 में क्लेम करता, तो बैलेंस 50,000 रुपए बचते, उसके लिए 80C क्लेम कर लेता, तो उसको कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो गया 20,000 रुपए का, अगर पहले वो 1B क्लेम कर ले। सर तो क्या पहले 1B क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हो। एनपीएस वाले केस में गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली है कि भैया आपकी वहां तो लिमिट है, उसके अलावा आपकी 50,000 रुपए की यहां भी लिमिट भी है, और यहां कहीं ऐसा नहीं लिखा कि पहले वो लिमिट खत्म होगी फिर 1B यूज करना। भाई गवर्नमेंट सिंपल सी बात कह रही है जी, अगर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है तो आप डायरेक्टली 1B 50,000 रुपए क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो सर ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है ना, तो हमें देखना पड़ता है कि कहां से बेनिफिट ज्यादा होगा, ये नहीं आंखें बंद करके आंसर दे दिया उसको बस। और इवन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी बनता, अगर एग्जाम के अंदर बनता तो भी मैं एग्जाम में ये आंसर देके आता कि 1B में 50,000 है और 80CCD1 में आप 1,00,000 रुपए क्लेम करो, क्योंकि अगर आप 1,20 क्लेम करते हो दिक्कत मुझे तो भी नहीं है, पर आपके 30,000 रुपए की लिमिट खराब हो जाएगी, सॉरी 20,000 रुपए की लिमिट खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 120 आपने क्लेम कर लिया, 30,000 आपके और बचेंगे, पूरे 1.5 लाख रुपए हो गए। और अगर वही 50,000 1B में क्लेम करते, आपके 1,00,000 बचते, 1,00,000 रुपए 80CCD1 में क्लेम करते, बैलेंस 50,000 बचते, उसके लिए आप 80C या कोई भी सेक्शन क्लेम करके 1.5 लाख रुपए की लिमिट कर सकते थे। एक बच्चे ने तो सिर पे पट्टी बांध ली, कह रहा भाई 2 मिनट रुक जा यार, ये ना पट्टी बांधने थे, विवेक सर की ना बातें कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ ही नहीं आती सर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा था, तभी मैं कह रहा हूं कि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े से देखने हैं या तो रेगुलर बैच देख लेना, या कल जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो एमसीक्यूज की क्लास में बहुत टाइम लगाना है आराम से, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत जरूरी हैं, उसके बिना क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बस अभी तक हमने क्या किया जी, इधर देखो ध्यान से, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कहां पे गया, लो जी, अभी तक हमने क्या किया जी, अभी तक हमने एक तो सेक्शन, इधर देखो ध्यान से जी, एक तो सेक्शन 80C हमने ये कंप्लीट किया जी, 80C की हमने रिवीजन की, बोलो हाँ 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 बोला करो सर। उसके बाद 80CCC की हमने रिवीजन की, उसके बाद 80CCD1 की हमने रिवीजन की, ठीक है, उसके बाद फिर 80CCE की हमने रिवीजन की, उसके बाद फिर 80CCD1B की हमने रिवीजन की। एक बार लिमिट बोल दो, लिमिट क्या है? 80C में 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, वो काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है। 80CCC में अगर LIC का पेंशन फंड है उस केस में लिमिट कितनी है? 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। 80CCD1 में लिमिट आपकी 1.5 लाख रुपए की नहीं है, इसमें NPS की बातें होती हैं। अगर आप सैलरी क्लास पर्सन हो तो एम्प्लॉय की सैलरी का 10%, नहीं हो तो आपके ग्रोस टोटल इनकम का 20%, इतनी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इन तीनों को मिलाकर गवर्नमेंट कहती है कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ये बात कहाँ लिखी है? 80CCE के अंदर लिखी है। और 1B कहता है कि अगर आपने NPS में कंट्रीब्यूशन किया है तो मैक्सिमम 50,000 तक का एडिशनल बेनिफिट सिर्फ NPS वाले केस में आप 1B में भी क्लेम कर सकते हो। ये बात यहां पे लिखी हुई है जी, ठीक है। अब बच्चा ये बात कहता है, सर आपने हमें क्लास में ना ये भी कहा था कि अगर NPS में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है तो उसकी तो डिडक्शन एम्प्लॉय क्लेम कर लेता है, बट आपने क्लास में ये भी कहा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के NPS में कंट्रीब्यूशन करे तो भी वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा, बट वो कहां क्लेम करेगा? 80CCD2 में क्लेम करेगा जी। अब जो मेरा अगला सेक्शन है 80CCD2, वो ये बात कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के NPS में कंट्रीब्यूशन किया तो डिडक्शन कितनी मिलेगी। देखो जी अगला 80CCD2, देखो जी 80CCD2 देखो जी क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन NPS। अगर एम्प्लॉयर ने NPS में कंट्रीब्यूशन किया, फर्स्ट क्या करेंगे? हम सैलरी में ऐड करेंगे, हम एम्प्लॉय के सैलरी में ऐड करेंगे, देन डिडक्शन क्लेम करेगा 80CCD2, एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी? गवर्नमेंट कह रही है अगर वो एम्प्लॉय, ध्यान सुना,
अगर वो एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया या तो वो, या एम्प्लॉय की सैलरी का 10%, और अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी का 14%। याद करो सर, मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट आई थी, यहाँ पे अमेंडमेंट आई थी। अगर नॉर्मल केस है तो सैलरी का 10% होगा, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस केस में सैलरी का 14% जो होगा वो डिडक्शन क्लेम कर लेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं जी, मान लो आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया। हेलो, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर इधर मेरी तरफ देखो जी। आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया, आप 80 सीसीडी 1 क्लेम कर सकते हो, 80 सीसीडी 1 बी क्लेम कर सकते हो। मैंने आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया, मैंने आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया, पहले आपकी सैलरी में ऐड होगा, फिर आप डिडक्शन क्लेम करोगे कितनी, आपकी सैलरी का 10%, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपकी सैलरी का 14%। यहां पर भी कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 80 सीसीडी 2 में भी कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है, यहां पे परसेंटेज की लिमिट है। और मुझे नहीं पता जी कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, शायद किसी बच्चे को अगर समझ में आया हो। सामने एक बच्चा बैठा है, सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां भी है, क्यों पिघलने लगा, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। बच्चा कह रहे मतलब ये सूरज मेरे सामने बैठा है। सूरज, मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक बात में बताओ, आप मुझसे बार बार कह रहे हो सर एम्प्लॉई नहीं है, मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान है वहां तो डिडक्शन आपने 80 सीसीडी 1 में दे दी कि 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, और अगर एम्प्लॉई है तो वहां 10% दी है। तो आपको नहीं लगता कि एम्प्लॉय को बेनिफिट कम मिले? सूरज, आंसर इज नो। आप चेक करो, अगर मैं अपनी बात करता हूं, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे केस में कितनी है, जो ग्रोस टोटल इनकम होगी उसका 20% तक डिडक्शन क्लेम कर लूंगा 80 सीसीडी 1 के अंदर। और अगर आप चेक करोगे ना कहीं एम्प्लॉय वाले केस में 20% है। सर अगर आप सही तरह से चेक करोगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय वाले केस में भी 20% है। कैसे? 80 सीसीडी 1 में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर करेगा तो सैलरी का 10%, और 80 सीसीडी 2 में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा तो भी डिडक्शन एम्प्लॉय को ही तो मिलेगी, उसकी सैलरी का 10%। तो 10 वो और 10 वो, कितना क्लेम कर गया? 20 ही तो क्लेम कर गया। तो अदर देन सैलरी वाले केस में नॉर्मल लिख दिया कि भैया जीटीए का 20% लिख दिया, और सैलरी वाले केस में डायरेक्टली नहीं लिखा, बट इनडायरेक्टली जो है वो 20 ही क्लेम करेगा, क्योंकि 10 अपने की क्लेम करेगा और 10 एम्प्लॉय की क्लेम करेगा। और कुछ केस में तो साहब वो 24% भी क्लेम कर लेगा अगर वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, क्योंकि 10 वो खुद की क्लेम करेगा, और अगर वो गवर्नमेंट है तो अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके सैलरी का 14% जो होगा वो कंट्रीब्यूशन अलाउड कर देगा। 80 सीसीडी 2 के अंदर ये बात लिखी हुई है जी। बात समझ में आ रही है जी? तो बस ये बात ध्यान दो जी। तो मेन आपके प्रोविजन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि 80 सीसीडी 2 में कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। वहाँ पे डिडक्शन कितनी मिलेगी? सैलरी का 10%, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की बात होगी उस केस में सैलरी का 14%, इतना आपको बेनिफिट मिलेगा जी। ये बात क्लियर है? लो जी, अब सुना ध्यान से। अब आज की क्लास का लास्ट सेक्शन रिवाइज करवाने जा रहा हूँ जी, ठीक है? अच्छा, आप जितने बैलेंस सेक्शन है ना, जितने बैलेंस आपके सेक्शन बचे हैं, एक बार प्लीज आपने घर से पढ़ के आने हैं जी। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार घर से पढ़ के आओगे सर, जल्दी हो जाएंगे, आसानी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है? और आपने एक काम और भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख देना कि आपको कौन कौन से सेक्शन थोड़े बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं, डाउट क्रिएट करते हैं, उसके बेस पे ही उसके एमसीक्यूज में बना के लाऊंगा, उसके अलग से क्वेश्चन भी थोड़े बहुत कोशिश करूंगा करवा दूं मैं, ठीक है? सेक्शन में देखो, हर सेक्शन में लिमिट है, बट अगर आपको लगता है नहीं सर 80U हमें दोबारा समझाओ, या 80D हो गया, या ये हो गया, मतलब जो भी आपको लगता है कि पूरे चैप्टर में से ये 4-5 सेक्शन ऐसे हैं इसको और बढ़िया से किया जाए तो बता दो, ठीक है? उसको फिर हम दोबारा से एक बार देख लेंगे, ठीक है? आओ जी, अब लास्ट सेक्शन देखो आज की क्लास का। अब सेक्शन हमारा 80D यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। अब 80D में क्या लिखा हुआ है? 80D में लिखा हुआ है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया उस केस में डिडक्शन कैसे क्लेम करोगे जी। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया उस केस में डिडक्शन आप कैसे क्लेम करोगे, अब यहाँ पे गवर्नमेंट बताने जा रही है। एक बात मैंने सोच के बोलना चाहिए, अगर आपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है उस केस में डिडक्शन मिलेगी 80C के अंदर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाया है उस केस में डिडक्शन क्लेम करोगे 80C के अंदर, और अगर वही आपने हेल्थ का इंश्योरेंस करवाया है उस केस में डिडक्शन क्लेम करोगे 80D के अंदर। अब अगर मैंने इंश्योरेंस करवाया अपना, अपनी वाइफ का या अपने बच्चों का, तो मेरे केस में लिमिट एप्लीकेबल होगी, अगर उनकी एज या मेरी एज लेस देन 60 है तो लिमिट होगी 25,000 रुपये की, और अगर एज 60 साल है उससे ऊपर होगी लिमिट होगी 50,000 रुपये की। अगर मैंने अपने पेरेंट्स का अलग से करवाया,
अगर मैंने पेरेंट्स का अलग से कराया है तो उनकी लिमिट भी एप्लीकेबल होगी 25,000 और 50,000। मतलब 25,000 कैसे, अगर उनकी एज लेस देन 60 होगी तो लिमिट कितनी होगी 25,000 पे, अगर 60 और मोर होगी तो लिमिट कितनी होगी 50,000 पे। अब बच्चा ये बात कहता है सर आपने क्लास में कहा था कि कई बार क्या होता है हम इंश्योरेंस नहीं करवाते बट हम अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं। आज आपने नॉर्मली कई बार देखा होगा सर, आज हर पर्सन हर 6 महीने में या 1 साल में अपनी बॉडी का चेकअप जरूर करवाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर बीमारी पनप रही है उसको पहले ही पता लग जाए कौन सी बीमारी पनप रही है। अब सोच के बोला मेरा इंश्योरेंस नहीं है बट मैंने पूरी फुल बॉडी टेस्ट करवाया, उसके 3,000 रुपये लग गए, तो क्या वो 3,000 रुपये की डिडक्शन 80D में क्लेम कर पाऊंगा? आंसर इज यस, क्लेम कर पाऊंगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की ना मैक्सिमम तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 5,000 तक, बट ये 5,000 की लिमिट होगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, ये 5,000 की लिमिट होगी ना, ये टोटल मिला के लिमिट होगी, बस ये बात ध्यान देना। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार यहाँ पे चेक करो। अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपने करवाया जी तो एज अगर लेस देन 60 है तो 25,000, 60 और मोर है तो 50,000 रुपये, और अगर पेरेंट्स की है उनकी लिमिट अलग है 25 और 50। अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो समझ गया होगा 80D में मैं मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक का बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ जी। अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में इंटेलिजेंट होगा वो समझ गया होगा कि 80D में मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक का बेनिफिट क्लेम करूंगा। कैसे क्लेम करूंगा जी? सोच के बोला, अगर मैं 60 साल उससे ऊपर हूं तो 50,000 तो मेरे हो गए, मेरे पेरेंट्स अगर 60 साल उससे ऊपर होंगे तो 50,000 रुपये उनके हो गए, 50 और 50 1,00,000 रुपये का बेनिफिट क्लेम कर लूंगा। अब कई बार बच्चा कहता है सर अगर मान लो आपके पेरेंट्स हैं उनकी एज 60 साल उससे ऊपर है तो कई बार ना इंश्योरेंस कंपनी वाले उनका इंश्योरेंस करते नहीं है क्योंकि उनको पता भाई ये तो बीमार रहेगा, खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, तो अगर वो इंश्योरेंस नहीं करेंगे और उनका इंश्योरेंस नहीं है बट उनको मेडिकल, मतलब ऑब्वियस बात है उनकी एज अगर बड़ी होगी तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो होगा, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में काफ़ी खर्चा हो रहा है। अब जिनका इंश्योरेंस नहीं है उनके मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा हो रहा है, तो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट में होने वाला खर्चा भी 80D में क्लेम कर लोगे? आंसर इज यस, क्लेम करोगे, डिडक्शन मिलेगी कंप्लीट आपको 50,000 रुपये तक। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर सेल्फ, स्पाउस और पेरेंट्स जिसकी एज 60 साल से ऊपर है और उनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि अगर मेडिकल इंश्योरेंस है फिर तो उसकी ही डिडक्शन क्लेम करेंगे, अगर इंश्योरेंस नहीं है मेडिकल ट्रीटमेंट पे कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो डिडक्शन क्लेम कर लेंगे 50,000 रुपये तक की, या 50,000 रुपये की लिमिट है। ठीक है, अब यहां पे एक बार चेक करना, देखो जी, पहले तो देखो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जी, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम MIP का मतलब क्या है? एक बार चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से जी, जल्दी लिखो। MIP का मतलब सर सिर्फ 4 मिनट की और बात है, 50 मिनट का सेशन ओवर कर दूंगा, जो बैलेंस बचेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल टेंशन मत लेना सर। एक बार दोबारा से रिवीजन करके आना, आपको बार बार कह रहा हूं लिमिट्स याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी जी। ठीक है, एक बार आप मुझे फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ MIP का मतलब क्या निकल के आ रहा है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब देखो ये इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड हो गया और पेरेंट्स हो गया, इन दोनों केस में डिडक्शन मिल जाएगी। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अगर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर पैसा जमा करवा दिया तो भी मुझे 80D मिल जाएगा, बट वो सिर्फ मेरे केस में अलाउड होगा, पेरेंट्स वाले केस में अलाउड नहीं होगा। मतलब पेरेंट्स वाले केस में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की कोई बात नहीं होती। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जी मेरे केस में भी अलाउड है और पेरेंट्स वाले केस में भी अलाउड है, बट मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? 25,000 रुपये तक की मिलेगी, और अगर एज 60 साल या उससे ऊपर की होगी तो लिमिट आपकी 50,000 रुपये की हो जाएगी। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलेगा वो 5,000 तक मिलेगा, दोनों को मिला के, मतलब मेरे और पेरेंट्स इन दोनों को मिला के 5,000 से ऊपर का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। देखो यहाँ पे कितना लिखा है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, उस केस में लिमिट कितनी मिलेगी? मैक्सिमम 5,000, इससे ऊपर की डायरेक्शन आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे लिमिट निकल के आ रही है। और जो नीचे पैराग्राफ है इसके अंदर क्या लिखा है, इसमें गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, कई बार क्या होता है हम हेल्थ इंश्योरेंस लमसम जमा करवा देते हैं। मान लो अगले 1 साल का मैंने जमा करवा दिया, अगले 3 साल का करवा दिया, अब अगर मैंने अगले 3 साल का आर ही जमा करवा दिया तो गवर्नमेंट कह रही है उसको 3 साल से डिवाइड कर लो, फिर जो उसकी रेशो होगी उसके बेस पे हर साल वो क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिंपल सी बात कहना चाह रही है कि अगर आपने लमसम जमा करवा दिया तो घबराने वाली बात नहीं है, आप उसको प्रोपोर्शनेट करोगे, फिर प्रोपोर्शनेट 80D में डिडक्शन क्लेम कर लोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप सब जानते हो सर मोदी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इनके लिए वेलकम है। रीज़न क्या है? क्योंकि आप सब जानते हो कोरोना के चक्कर में जितने लोगों को बचाया गया है वो उनके मेडिकल इंश्योरेंस थे, फिर तो बच गए, नहीं तो लोगों के पैसे साफ हो गए सर। सही बता रहा हूँ सर, अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था उन लोगों के तो घर की सारी कमाई उड़ गई सर।
लाखों रुपए लगा, लाखों रुपए घर लोगों का, और लोगों के इंसान तक नहीं बचे सर। मतलब पैसे की रियल वैल्यू क्या है अब जाके कोरोना ने बताई है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर बोलूंगा कि अपना, अपने फादर का, मदर का जरूर करवा लेना सर। नो डाउट थोड़ा बहुत प्रीमियम जाता है, बट अगर कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सारा पैसा अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले पे करेंगे तो हमें दिक्कत क्या है सर। तो ये बहुत जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी है, मेडिकल इंश्योरेंस भी जरूरी है। इतनी बात ध्यान देना, लाइफ इंश्योरेंस के लिए 80C की डिडक्शन मिलेगी और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 80D की डिडक्शन मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, तो लिमिट कितनी मिलेगी दोबारा बोलो जी फटाफट से, लास्ट टाइम बोल दो दोबारा कितनी मिलेगी। नॉर्मल केस में कितनी मिलेगी 25,000 पे, और अगर सीनियर सिटीजन होंगे उस केस में कितनी मिलेगी 50,000 पे, और अगर इंश्योरेंस नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, उस पे होने वाले खर्चे कितनी मिलेगी 50,000 पे, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कितनी मिलेगी 5,000 रुपए की। ये लिमिट आपकी एप्लीकेबल होगी जी। ठीक है, तो आज हम ऐसा करते हैं, यहीं तक करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास अब कम है। ठीक है, हमारे पास टाइम कम बचा क्योंकि 7:30 बजे तक तो कंपनी लॉ की रिवीजन चलती है, 7:35 तक, फिर 50 मिनट हमें मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 8:30 बजे अब हमारा अगला सेशन है 27 मिनट वाला, 10 मिनट के बाद जी। फिर रात को 10 बजे जीएसटी की रिवीजन क्लास है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, बढ़िया से करेंगे। एक बार फिर बोलूंगा, डिडक्शन में अगर दिक्कत है तो डिटेल वाले लेक्चर देख लेना, यूट्यूब पे डले हुए हैं। साथ में अमेंडमेंट क्लास देखनी पड़ेगी, डिडक्शन में अमेंडमेंट ज़्यादा है नहीं तो उसकी आप टेंशन मत लेना जी। ठीक है, नहीं तो अगर पहले पढ़ा हुआ है तो बस ये अगर रिवीजन क्लास भी देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा जी। आपने बस एक काम करना है, इसके बाद के जो भी सेक्शन है एक बार अपने घर से जरूर पढ़ के आने हैं, उनकी लिमिट्स आपने जरूर पढ़ के आनी है जी। बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको पैकअप करके, इसके एमसीक्यूज कंप्लीट करके, देन फिर हम करेंगे रिटर्न ऑफ इनकम या टीडीएस वाला चैप्टर जी। ठीक है, चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करते हैं 10 मिनट के बाद जी। बाकी मुलाकात करते हैं 10 मिनट के बाद इसी चैनल पर, सेम टाइम पर, सेम टाइम मतलब 10 मिनट के बाद सेम जगह, अदर सोर्स के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। मिस मत करना, मैं दोबारा कह रहा हूं सर, ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनते हैं। जो बच्चे 27 मिनट वाली सीरीज में कम आ रहे हैं उनको नहीं पता उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है जी। ठीक है जी, प्लीज आपने जरूर आना है। मिलेंगे 10 मिनट के बाद सेम टाइम पर जी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच। और अगर अच्छी लगे तो मैं कह रहा हूँ लाइक का बटन जला ही दो जी, माचिस पकड़ो, लाइक दबा दबा के जला दो, काम ही खत्म कर दो यूट्यूब वालों का, वो भी कहें जी बच्चों ने क्या कर दिया जी। ठीक है, बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच जी, बाय बाय।